पहले भी आपको याद होगा, जब कभी भी राजा मजबूत होता है तो छोटे छोटे क्षेत्रों को जीतकर विशाल साम्राज्य का निर्माण करता है। अगर राजा कमजोर होता है तो उसके विशाल साम्राज्य में छोटे छोटे कई राजा का निर्माण होता है। ये बातें क्लियर है सबका? गुप्त काल में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े कि गुप्त भी सबसे ज्यादा सामंती प्रथा को बढ़ावा दी और गुप्तों के ही सामंत लोग जहां जहां मजबूत रहे उन्होंने अपना अपना क्षेत्र का डेवलपमेंट किया। इसमें हम लोग इस डेवलपमेंट को एक बार थोड़ा सा समझाएं आपको तो क्लियर होगा। गुप्त का साम्राज्य आप पिछले क्लास में पढ़े थे हूनों के आक्रमण से लास्ट हो गया और इसीलिए इस ऊपर वाले क्षेत्रों में हूनों का अधिकार। जो हरियाणा सेक्टर आप देख रहे हो वो हरियाणा सेक्टर में एक वंश का डेवलपमेंट है जिसको हम लोग वर्धन वंश के नाम से जानते हैं। और इस वर्धन वंश की राजधानी कहां थी? थानेश्वर। आपसे दो क्वेश्चन पूछेगा, थानेश्वर किस वंश की राजधानी थी? वर्धन वंश। और थानेश्वर किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। अब हम लोग जरा देखें, यहाँ पे जो बिहार और उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, ये दोनों जगह में एक नया वंश आए जिसका नाम है मौखरी वंश। और मेन इनकी राजधानी कहां थी? कन्नौज। मौखरी वंश की राजधानी कन्नौज। और इस समय कन्नौज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मौर्य काल में, उसके पूर्व काल में पाटलिपुत्र को वैल्यू था, वह गुप्तोत्तर काल में कन्नौज को प्राप्त होगी। देखो राजधानी बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है, जो मेन जगह है। यानी इस समय सबसे प्रतापी कौन वंश है? मौखरी। और मौखरियों की राजधानी कहां है? कन्नौज। कन्नौज किस नदी के किनारे है? गंगा। कन्नौज किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। और कभी कभी आपसे उलट पुलट के भी पूछेगा कि गुप्तोत्तर काल में प्रमुख सबसे विशेष स्थान कौन था? कन्नौज। पूर्व मध्य काल में भी मेन लड़ाई कन्नौज के लिए ही होगी। जैसे अभी दिल्ली राजधानी है, तुम्हें कोई बोलता है कि दिल्ली रह रहे हैं तो वैल्यू थोड़ा ज्यादा देते हो, दिल्ली राजधानी। दिल्ली कब्जा कर लेगा तो समझो इंडिया पर कब्जा कर ली, भले उसका पूरा इंडिया नहीं रहा लेकिन कहेगा दिल्ली के राजा, तो सब जगह का होगा। तो उसी प्रकार उस समय पहले पाटलिपुत्र था, गुप्तोत्तर काल में आपका कौन है? कन्नौज। कन्नौज किसकी राजधानी है? जल्दी बताइए। मौखरी का। और थानेश्वर किसकी राजधानी है? वर्धन वंश का। थानेश्वर वर्धन वंश और कन्नौज मौखरी। अब हम लोग देखें कि जो बिहार का कुछ क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ गुप्त के बाद परवर्ती गुप्त है। और परवर्ती गुप्त जब खत्म हो गए तो इस क्षेत्र में एक नया वंश स्थापित होगा जो बिहार का वंश होगा और उसको हम लोग कहेंगे पाल वंश, जिसके संस्थापक कौन होंगे? गोपाल। यानी एक वंश के पतन के बाद दूसरे वंश की निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी। इस समय बंगाल में, जो पश्चिम बंगाल देख रहे हो, एक वंश है, उसका नाम है गौड़ वंश। और गौड़ वंश का राजा कौन है? शशांक। तो पहले हम लोग राजा भी चलेंगे। इस समय मालवा का जो क्षेत्र देख रहे हो, एमपी वाला हिस्सा, यहाँ पे राजा है यशोवर्मन। इस समय जो आप देख रहे हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, इस पे वंश कौन है? चालुक्य वंश। और इस समय आप जो देख रहे हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इस क्षेत्र में एक वंश है जिसका नाम है पल्लव वंश। देखिए छोटा छोटा जो साम्राज्य है उसको दिमाग में जब तक नहीं बैठाइएगा, ये चैप्टर सही नहीं हो। सभी लड़के का गुप्तोत्तर सही नहीं होता है, मौर्य के बाद हफने लगता है। मौर्योत्तर में आधा लड़के सरेंडर कर जाते हैं। गुप्तोत्तर में चूंकि अभी हमने बताया कई वंशज और इन सभी की एक दिलचस्प इंटरेस्टेड कहानी, उस कहानी को हम लोग को सुनना है। तो पहले तो हम लोग को साम्राज्य, राजधानी, ये दो चीज याद करेंगे और संस्थापक। अब एक एक करके बताओ, हरियाणा में कौन वंश है? वर्धन वंश। और बताओ वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति वर्धन। वर्धन वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यभूति वर्धन। और वर्धन वंश की राजधानी कहाँ है? थानेश्वर। थानेश्वर किस राज्य में है? हरियाणा। फिर से याद करेगा, वर्धन वंश हरियाणा के सेक्टर में है, संस्थापक इसके पुष्यभूति वर्धन है और इसकी राजधानी कहाँ है? थानेश्वर। और थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा। पुष्यभूति वर्धन वंश में एक प्रतापी राजा है प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के दो बेटे, एक बेटी। नाम बड़ा सुंदर से देखो रखा हुआ। बेटा का नाम है राज्यवर्धन, बेटी का नाम है राजश्री। दोनों राज्य है, वर्धन लगाए तो बेटा और श्री लगाए तो बेटी हो। और एक और बेटा है, उसका नाम है हर्षवर्धन। तो जल्दी बताओ, हर्षवर्धन के पिता का नाम? प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन जो वंश है उसके संस्थापक पुष्यभूति वर्धन। जब हम कहें आपको कि वर्धन मैंने पढ़ा तो कहना कि समझ गए, इसके संस्थापक है पुष्यभूति वर्धन। इस वंश का एक प्रतापी राजा है प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के दो बेटे और एक बेटी। बेटा का नाम राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, बेटी का नाम राजश्री। ये तो आपका दिमाग में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग देखें एक वंश है मौखरी वंश। मौखरी सबसे महत्वपूर्ण है। किस जगह पे मौखरी वंश है? बिहार और यूपी, ये मेन सेक्टर में है। और मौखरियों की राजधानी कहाँ है? कन्नौज। कन्नौज किस नदी के किनारे? गंगा। गुप्तोत्तर काल में सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन है? कन्नौज है। और कन्नौज किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। और मौखरी वंश के संस्थापक कौन है? हरि वर्मा। पूछा जाएगा मौखरी तो ध्यान रखना कि मुख से हरि का नाम बोल। मुख से किसका नाम बोल? हरि का नाम। हरि कौन है? तो ईश्वर है। और नहीं नाम लोगे तो ग्रह उतरते रहे। बड़ा आराम है, मुख से हरि का नाम लीजिए। तो हरि वर्मा, हरि कौन है? ईश्वर। ईश्वर वर्मा नहीं लेंगे तब तो ग्रह उतरेगा, ग्रह वर्मा। बोलो दिमाग में सब सेट हो गया। अब इसमें हम लोग जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये है आपका मालवा। और मालवा के शासक कौन है? यशोवर्मन। कहीं लिखा होगा यशोवर्मन। ये बंगाल में कौन है? गौड़ वंश। और गौड़ वंश के शासक कौन है? शशांक। और यहाँ पे बिहार में है परवर्ती गुप्त।
गुप्त के बाद वाला कुछ गुप्त का फेज चल रहा है और ये बंगाल और परवर्ती गुप्त में ही पाल वंश की स्थापना हो। इस साइड में जल्दी बताएं, चालुक्य वंश। चालुक्यों की राजधानी कहां है? बादामी या बातापी। पूछे बादामी किस राज्य में है, तो आपको ध्यान रखना है, नीचे से ऊपर चलना। कर्नाटक में है। बादामी कहां है? कर्नाटक में है। और बादामी के चालुक्य के संस्थापक कौन है? पुलकेशिन प्रथम। इसका प्रतापी राजा है पुलकेशिन द्वितीय। आपसे पूछा जाए, बताओ चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम। चालुक्यों की राजधानी बादामी। बादामी किस राज्य में है? कर्नाटक। बादामी कौन राज्य में है? कर्नाटक। और चालुक्य के कई शाखा हो, राजधानी पे उसको हम लोग देखेंगे। कल्याणी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य, बेंगी के चालुक्य, ऐसा नाम आएगा। अब कई लड़का आगे पढ़ोगे, अगले दिन तुम्हें सब चीज क्लियर होगा। अब आगे पढ़ाते हैं हम कि कल्याणी के चालुक्य, बच्चे को समझ में नहीं आता कौन चालुक्य। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि इस समय यहाँ चालुक्य है और उसका कैपिटल कहाँ है? बादामी। इसीलिए इसको बादामी का चालुक्य कहा। और बादामी के चालुक्य के संस्थापक कौन हो गए? पुलकेशिन प्रथम। और इसका प्रतापी राजा कौन है? पुलकेशिन द्वितीय। और जल्दी बताओ, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ पे है पल्लव वंश। और पल्लव वंश की राजधानी कहाँ है? कांचीपुरम या कांची। पूछा जाएगा कांची कहाँ है? तमिलनाडु। कांची कहाँ है? तमिलनाडु में। और पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? श्री विष्णु। पल्लव के संस्थापक श्री विष्णु। अब आपको अभी करना क्या है वो समझिए ठीक से। जो लड़के ये नहीं करोगे तो गुप्तोत्तर नहीं चलेगा। कम से कम इतनी बात तुम्हें खुद से करनी होगी। अब एक बार हम अभी बना रहे, इतना ध्यान दो कि खुद से वो कॉपी पे बनना चाहिए। जब तक उतना नहीं होगा, गुप्तोत्तर समझोगे कि समझ में आ जाए तो बहुत मुश्किल। पहला, भारत का मानचित्र बनाने के लिए एक सीधा और एक बंद इंडिया तैयार। ये तो हम समझते हैं कि कोई लड़का इंडिया तैयार कर दे, बहुत डिजाइन भूला जाओ, एकदम सिंपल बात समझो। एगो डब्बा और ऊपर से ढक्कन बंद, ये तो बना देगा सब कुछ। यहां से हम लोग देखें कि थोड़ा पंजाब तक में इधर हून का कब्जा है, समझ रहे? जब हरियाणा का सेक्टर आए तो हरियाणा में एक वंश है, इसी का नाम है वर्धन वंश। और वर्धन वंश की राजधानी कहां है? थानेश्वर। आपसे पूछा जाए कि बताओ वर्धन वंश की राजधानी कहां है? थानेश्वर। और आपको दिमाग में सेट कर लेना है, वर्धन वंश के संस्थापक कौन? जल्दी बोलिए। पुष्यभूति वर्धन। उसके बाद इस वंश का प्रतापी राजा प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के दो बेटा, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, एक बेटी राजश्री। ये तो हमें लगता है एकदम दिमाग में आ गया सब। बिहार और यूपी का जो हिस्सा देख रहे हैं, ये सबसे मेन है, सबसे मजबूत है। और ये आप देख पा रहे हैं कौन सा? तो आपको अभी समझाए थे, ये थे मौखरी वंश। और मौखरी वंश में राजधानी कहां है? कन्नौज। ये सबसे मेन सेंटर है कन्नौज। कन्नौज किस जगह पे है? उत्तर प्रदेश में, गंगा नदी के किनारे। क्लियर है सब? हरि, मुख से हरि बोल तो बोलो। मौखरी वंश के संस्थापक हरि वर्मा। हरि कौन है? ईश्वर वर्मा। और नहीं तो ग्रह उतरेगा, ग्रह वर्मा। तो इसके अंतिम राजा कौन है? ग्रह वर्मा। ग्रह वर्मा या कहीं कहीं ग्रह वर्मन भी मिलता है। अब हम लोग यहाँ पे देखें, थोड़ा बिहार सेक्टर में परवर्ती गुप्त है, बंगाल सेक्टर में गौड़ शासक है, मध्य प्रदेश के सेक्टर में यशो बर्मन है, यशो बर्मन है। और यहाँ पे हम लोग अभी देखे महाराष्ट्र और कर्नाटका, यहाँ पे बादामी के चालुक्य हैं और इसकी कैपिटल बादामी है। और इस चालुक्य के संस्थापक कौन है? पुलकेशिन प्रथम। और प्रतापी राजा है पुलकेशिन द्वितीय। क्लियर है सबका? यहाँ पर हम लोग देखे थे तमिलनाडु में और आंध्रा में पल्लव वंश की स्थापना है। और पल्लव के संस्थापक कौन है? श्री विष्णु। और इसका कैपिटल कहाँ है? कांचीपुरम। और कांचीपुरम किस राज्य में है? तमिलनाडु में। इतनी बात जिसको ठीक है वो रिलेशन समझ सकते। जब तक ये नहीं जानोगे कि बादामी कहाँ, कांची कहाँ, टुकड़ा कहाँ, पढ़ते रहोगे, इसमें नींद आते रहे। ये जहां सेक्टर हो गया तो अभी एक मजेदार कहानी चलेगी। एक बार हम फिर से इसको बनाए, तब कहानी जो लड़के ध्यान दोगे, कहानी में भार नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे परिचय रहेगा तो ना लड़ाई वड़ाई फटाफटी चलेगा। परिचय है ही नहीं, फटाफटी चल रहा है तो कहानी में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो अभी सभी लोग एक बार हमारे साथ फिर से अब आपको बनाना है। और तब इसमें जैसे ही बनाएंगे तो लाइन आपका क्लियर हो जाएगा। तो सभी लोग अब अपने से इंडिया हमारे साथ तैयार कीजिए, एक अपने से ऐसे कीजिए, ऊपर गुप्तोत्तर काल और बनाइए। मेन यही सब है, क्रिएटिविटी होगा तभी सही होगा। ये धंस के निकल गया सब ना, बस ऊपर से मिजाज से इसको लॉक कर, हो गया, बना दिए। चलिए थोड़ा पंजाब छोड़ के हरियाणा में रहिए। हरियाणा के बाद थोड़ा आराम से बिहार यूपी पकड़िए, पकड़ लिए। थोड़ा सेक्टर आप केवल बिहार छोड़ दीजिए, ये बंगाल छोड़ दीजिए, यहां पे आप मालवा सेक्टर छोड़ दीजिए, नीचे यहां से नीचे उतर जाइए और इसको यहां से नीचे कर। ये सभी में आप वंश का नाम खुद से लिखिए और कैपिटल लिखने का प्रयास कीजिए, बस सही हो जाएगा। बोलो वंश, इसमें वंश बोलिए, वर्धन वंश। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी बता दो वर्धन वंश के संस्थापक? पुष्यभूति वर्धन। बहुत बढ़िया, बोलो पुष्यभूति वर्धन के बाद मेन राजा प्रभाकर वर्धन।
और प्रभाकर वर्धन के बेटा राज्यवर्धन, और एक बेटा हर्षवर्धन, और एक बेटी राजश्री। क्या क्लियर है? इनके कैपिटल कहां है? थानेश्वर, और थानेश्वर कहां है? हरियाणा। वेरी गुड, तुम्हारा लेसन सबसे बढ़िया होने जा रहा है। अब मजा आएगा इस लेसन को ठीक करोगे तो, क्योंकि ये सब एकदम हड़कता है लड़का। सब जहां थानेश्वर और भेंट होने लगता है ना कांचीपुरम, वो कांची निकलने लगता है उसका, क्योंकि इधर एकदम कमजोर सेक्शन रहता है। अब ये लिख दिए सब कोई। अब बता दीजिए ये स्थिति, जल्दी बोलिए। मौखरी वंश। वेरी गुड, ये है आपका मौखरी। और जल्दी बोल दीजिए मौखरी का कैपिटल कन्नौज, उत्तर प्रदेश में मेन जगह हो। और मुख से हरि का नाम लीजिए। हरि वर्मा। ये हरि कौन है? ईश्वर वर्मा, और नहीं तो फिर ग्रह घेरेगा, ग्रह वर्मा। बोलिए दिमाग में आ रहा सबका? तो तुम लोग उतार रहा है जी, हमसे आ गया। ये लोग मारे मुड़ी ऊपर नीचे ऊपर। निकल लचन सिखा है, 3 बार सिखाए तभी गर्दन 4 बार ऊपर नीचे मार रहा है। अभी एकदम दिमाग में बैठाओ अपने से, यहाँ एकदम ठीक ठाक हो जाए। बोलो जल्दी। बंगाल में गौड़ शासक, गौड़ वंश, और गौड़ वंश का प्रतापी शासक शशांक। हाँ, इसका एक ही मेन राजा का नाम आता है शशांक का, बाकी इसमें गौड़ वंश के संस्थापक पुरुष नहीं है। ये लोग सामंत है, और इसीलिए सामंत छोटे वाले जब तक महाराजा धीराज तक नहीं पहुंचता है ना, छोटकन के नाम उसको नहीं लेते। हाँ, गौड़ वंश की राजधानी कहाँ है? बंगाल में ही। इसका मेन जो जगह उस समय कलकत्ता करके कोई डेवलपमेंट नहीं है ना, तो हाँ लगभग वही इसमें है। कोई ऐसे 2-3 जगह इनकी कैपिटल मिलते हैं, कोई बहुत एक जगह पे कैपिटल नहीं रहते। शशांक से मेन एक ही क्वेश्चन रहेंगे, बोधि वृक्ष काट। अभी कहानी में जो आएगा बस वो सेक्शन आपके मेन रहेंगे। ये आपका हो गया। बता दीजिए कौन सा? ये जो देख रहे हो जल्दी बताओ, यहाँ कौन वंश? चालुक्य वंश। और इन चालुक्य की राजधानी कहाँ है? बादामी, या इसी का नाम है वातापी। और बातापी या बादामी एक ही है। और कहां स्थित है? कर्नाटक में। वेरी गुड, कर्नाटक। और इस चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है? पुलकेशिन प्रथम। प्रतापी राजा कौन है? पुलकेशिन द्वितीय। अब जल्दी से बता दो, इस साइड में तमिलनाडु और आंध्रा के बेल्ट में पल्लव वंश, और पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। और इनका कैपिटल कहां है? कांचीपुरम। कांचीपुरम कहां है? तमिलनाडु। बहुत अच्छी बात, कांचीपुरम तमिलनाडु। तो अब ये पहले बताओ, इतनी बातें समझ में आ गए हैं? खुद से डिजाइन बना सकते हो? बैठ के जब गुप्तोत्तर हेडिंग देना तो बिना देखे ये वाला एकदम एक बार अभ्यास मार। तब कहानी में कुछ नहीं है, कहानी अभी सुनोगे तो याद हो जाएगा। मालवा के राजा कौन है? यशोवर्मन। मालवा के राजा यशोवर्मन, मध्य में है यशोवर्मन। अब जरा कलम रख दीजिए, और सभी लोग हम लोग यहाँ पे सुनेंगे। अब कहानी में लोड नहीं पड़ता, कहानी तो इंटरेस्टेड होता है, केवल एक बार समझिएगा कहानी क्लियर। सुनिए अब जरा ध्यान से, कलम रख के ध्यान दीजिए। इस समय सबसे मजबूत राजा कौन है? मौखरी। सुनिएगा जरा बढ़िया से, ध्यान दीजिए, मन से ध्यान जहां दिए तो एकदम क्लियर हो। मौखरी की स्थिति सबसे मजबूत है। दूसरे नंबर मजबूत स्थिति पे है वर्धन। और वर्धन और मौखरी जो आप देख रहे हो, इन दोनों के स्थिति से यशोवर्मन, शशांक, परवर्ती गुप्त, ये सब अक्सर परेशान रहते थे। अब जो बड़ा क्षेत्र है अक्सर छोटकन को तंग करेगा। और मौखरी वंश के मेन राजा है ईश्वर वर्मा। ईश्वर वर्मा ने यशोवर्मन को हरा दिया। क्षेत्र कब्जा तो नहीं किया, लेकिन हरा करके इनसे काफी हरजाना वगैरह भी ली। और ये अपने आप मजबूत थे, उसी बीच ये और मजबूत हो। एक तो नीम और ऊपर से करेला, समझ रहे हो कितना तीखा हो जाए। तो इसमें आपको ध्यान दीजिए, वर्धन वंश में जो मेन राजा है प्रभाकर वर्धन, उसकी बेटी कौन है? राजश्री। राजश्री का विवाह इन्होंने अपने जानतब एक बढ़िया घर में किया, और राजश्री का विवाह ग्रह वर्मा जो ईश्वर वर्मा के बेटे हैं उससे किया। तो बताओ, इससे वर्धन वंश की भी प्रतिष्ठा बढ़ गई। ये ऑलरेडी बहुत बड़ा है, और इन दोनों में समधियाना संबंध होने से ये और मजबूत हो गया। तो इस सबके भारी टेंशन शुरू है। पहले तो एक था, अब दोनों मिल गया है, पता नहीं हम लोग को क्या करेगा। और इसमें आपको ध्यान रखना है, राजश्री का विवाह किससे है? ग्रह वर्मा से। राजश्री किस वंश के है? वर्धन वंश के। ग्रह वर्मा मौखरी वंश। अब अभी इन दोनों के वैवाहिक संबंध से इन लोग की स्थिति मजबूत हुई है। उसी बीच यशोवर्मन, बंगाल के राजा शशांक और परवर्ती गुप्त, ये सब आपस में मिलकर एक गुट बनाए कि अभी नहीं मिलोगे तो कभी नहीं, ये मजबूत है, हम लोग को धीरे धीरे हटा देंगे। और अचानक तीनों मिलकर हमला की। और इस हमला में इन तीनों अभी नई नई शादी हुई थी, और हमला करके ग्रह वर्मा की ही हत्या कर। तो ग्रह वर्मा मारा गया, और ये राजश्री यहाँ आई हुई है। इसके आप सोचिए, दुर्भाग्य है, नई शादी हुई और पति हस्बैंड डेथ कर गए। अब जब हस्बैंड डेथ हो गए तो इसके भाई कौन है? हर्षवर्धन, राज्यवर्धन। हर्षवर्धन छोटका है, बड़ा भाई है राज्यवर्धन। राज्यवर्धन छोटका भाई को कहा कि तुम देखो, हम आते हैं बदला लेके।
अब इसीलिए राज्यवर्धन जब चल दिया तो गौड़ शासक शशांक और तीनों मिलके राज्यवर्धन की भी हत्या कर, और ये बेटी को विधवा और बेटा के मृत्यु सुन के प्रभाकर वर्धन भी मर गया। अचानक ये पूरा साम्राज्य देखो कैसे तहस नहस होता है। सोचो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि सबसे बड़ा, और अभी हम लोग देखे सबसे मजबूत, और ये देख लीजिए कितना बड़ा टेंशन है। राजश्री का विवाह ग्रह वर्मा से, दोनों और मजबूत हुए। हमला से ग्रह वर्मा मारा गया, भाई आया बदला लेने वो भी मारा गया। दोनों के मरने का खबर सुन के बाबूजी का हार्ट फेल हो गया। अब तो ये सब सुन के राजश्री कह रही है कि तब हम जी के क्या करें, मैं भी सती हो जाऊं। और राजश्री भी मरने जा रही है, हस्बैंड भी मर गया, भाई भी मर गए, बाबूजी मर गए, तो क्या करेंगे साम्राज्य लेके। और राजश्री जब मरने जा रही है तो ये खबर छोटका भाई हर्षवर्धन को मिला। तो हर्षवर्धन पूरा वहां से चला, बहन को देख रहा है कि एकदम चिता जला के उसमें अब जलने जा रही है, तो किसी तरह सती होने से बचाया। और उसके बाद बहन को कहा कि हम गिन गिन के सबसे बदला लेंगे, तुम स्थिर से रहो, मरो नहीं। बहन कह रही है कि तब हम अकेले नहीं रह पाए, तुम भी रहो तब हम रहेंगे। अब देखिए भाई बहन का देखिए शासन शुरू। और हर्षवर्धन कहा कि तब हमें भी रहना होगा, तो थानेश्वर नहीं अब हम भी कन्नौज रहेंगे। और दोनों ये क्षेत्र मिला करके एक राजा बन रहा है, कौन, हर्षवर्धन। और अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर लिया बहन की सुरक्षा के। बहन का कोई संतान है नहीं, तो बहन कह रही है कि जो हो जो तुम ही हो, हम तो बस केवल तुम बदला लो उस समय तक के लिए है। तो यानी अब हर्षवर्धन के भाग्य से इतना बड़ा साम्राज्य मिला। और अब हर्षवर्धन असम के राजा के सहयोग से छोटकन पर हमला करना शुरू किए। सबसे पहले परवर्ती गुप्त पर हमला किए और उसका सफाया किया। जब उसको साफ करके हर्षवर्धन कन्नौज चला गया तो इस बात से सबसे ज्यादा गुस्सा शशांक को आया। शशांक चिढ़ाने के लिए, इस शिव जी का भक्त था, शैव का उपासक, शिव का उपासक शैव, और हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को मानता था। तो ये क्या किया, शशांक हिंदू है, शिव जी का भक्त है, लेकिन उसको चिढ़ाने के लिए कि बहुत पावर है और गौतम बुद्ध को मानते हो, शशांक बंगाल से हमला किया और पहली बार बिहार में बोध गया तक पहुंचा। और जिस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वो पेड़े काट के लहरा दिया और भाग गया। बड़ा देखो शिव जी का पावर होता है ज्यादा कि गौतम बुद्ध जी। और तुम बौद्ध धर्म के उपासक हो, हम शिव जी का उपासक है, लो पेड़ ही काट देते हैं। तो देखिए पहली बार जिस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वो पेड़ को काटने वाला कौन है, गौड़ शासक शशांक। ये बहुत इंपॉर्टेंट। शशांक मुस्लिम राजा है कि हिंदू, हिंदू राजा है, शिव धर्म का उपासक है, लेकिन हर्षवर्धन को चिढ़ाने के लिए पेड़ काट के निकल। अब हर्षवर्धन को एकदम चिढ़ है। हर्षवर्धन और तैयारी से अवर यशोवर्मन पे हमला किया कि छोटकन से ठीक करेंगे, और मालवा का क्षेत्र भी अपने में मिला लिया। अब देखो मध्य प्रदेश तक इसका हिस्सा हो गया। और तब जब सब जगह से मजबूत हुआ तो शशांक पर हमला किया और उसकी भी हत्या करके बंगाल का क्षेत्र भी पूरा जीत। ये अपने भाई का, अपने पिता का, अपने जो है बहन के जो बदला लेने की था स्थिति, वो सब जगह से बदला ले रहा है कौन, हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन एकदम फॉर्म में आ गया। अब तो हम जिधर जा रहे हैं उधर जीत जा रहे हैं, तो क्यों नहीं थोड़ा दक्षिण ट्राई भी मार दे। उत्तर तो पूरा हो गया ना। तो अब दक्षिण जीतने के लिए ये चल दिया। और इस समय चालुक्य वंश का यहाँ एक प्रतापी राजा है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय, और पुलकेशिन द्वितीय ने अपना एक अभिलेख लिखा है जिस अभिलेख का नाम है एहोल अभिलेख। आपको ध्यान रखना अभिलेख का नाम क्या है, एहोल अभिलेख। और एहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय ने वर्णन किया कि नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच लड़ाई हुई और हर्षवर्धन चारों तरफ जीत रहा था, उसके विजय को मैंने रोक दिया और दोनों के बीच कंप्रोमाइज हो गया कि मैं नर्मदा के उत्तर, आप नर्मदा के दक्षिण। तो देखिए पुलकेशिन द्वितीय एकदम फॉर्म में आ गए। इतना विशेष राजा को हराया तो अपना अभिलेख में कहा कि खोदो कि हम ही मेन रोके उसको, नहीं तो दक्षिण में आ जाता। तो आपको क्वेश्चन देगा कि हर्षवर्धन के विजय अभियान को दक्षिण भारत में किसने रोका, चलिए बोलिए। पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। और पुलकेशिन द्वितीय के साथ कंप्रोमाइज कौन सा नदी दोनों की सीमा रेखा बनी, नर्मदा नदी। क्लियर है सबका। अब यहाँ पे कहानी और दिलचस्प होने जा रहा है। अब यहाँ से कहानी तुम्हारा नीचे वाला तुम्हारा इंटरेस्टेड होगा। अब बताओ पुलकेशिन द्वितीय एकदम फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा। पुलकेशिन द्वितीय इतना फॉर्म में आ गया कि अरे हम तो हर्षवर्धन को हरा दी, तो कांची पे हमला किया। यहाँ पल्लव वंश का है, महेंद्र वर्मन राजा है, और महेंद्र वर्मन को हरा करके कांची को जीता और कहा कि मैं कांची कुंड, कांची भी जीता हूं। अब सोचिए यहाँ महेंद्र वर्मन को ठीक ठाक करके चला आया, ऊपर भी हरा दिया, तो पुलकेशिन द्वितीय एकदम फॉर्म में। और महेंद्र वर्मन का जब बेटा आएगा तो आगे पढ़ोगे, उस श्रीलंका के राजा से सपोर्ट ले। श्रीलंका के राजा का नाम है मानवम, और उसकी सहायता से कहेगा हमको सेना दीजिए पुलकेशिन द्वितीय को ठीक करना। वो हमारे यहाँ आके हमको अपमानित किया है। और श्रीलंका के सेना लेकर के चालुक्य पे हमला किया, और हमला करने के बाद पुलकेशिन द्वितीय का हत्या कर दिया जो इतने फॉर्म में चल रहे थे, और उनकी राजधानी बादामी को जीत गया और कहा कि मैं बादामी कुंड हूं। तो अब बताओ ये नीचे दोनों अब हमला का सिलसिला शुरू है, तो नीचे फरियावी चलते रहेगा। अगला दिन और फरियाने वाले आ जाएंगे, और वो कहानी तुम्हारा जो चलेगा वो इंटरेस्टेड होगा, ये पूर्व मध्यकाल की कहानी होगी। इस चैप्टर में मुख्य रूप से हर्षवर्धन की कहानी ही आपको पढ़ने
लेकिन हर्षवर्धन कौन था, कहां से आया, कैसे आया, वो अपनी राजधानी क्यों थानेश्वर से कन्नौज ले गया, ये तब तक नहीं समझ पाते जब तक कि कहानी नहीं सुन। अब आपसे पूछेगा कि बताओ कौन राजा अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया, तुमको तुरंत याद आए क्यों ले गया, बहन की सुरक्षा के लिए। अब सोचो लड़के जो कहानी नहीं सुनेगा वो तो कल्पना भी नहीं करे, बहन की सुरक्षा के लिए राजधानी लेकर चला जाए। अब यहाँ पे स्थिति हम लोग थोड़ा बढ़िया से सुनिए। अब हर्षवर्धन की कहानी ही मेन इस लेसन में है। अभी 5-6 बातें आएंगी, वो ध्यान में रखिए, चैप्टर का काम कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग जरा ध्यान से सुनेंगे। हर्षवर्धन के समय ही एक चीनी यात्री आया जिसका नाम है हुएन सॉन्ग। हुएन सॉन्ग के प्रभाव में आकर के ही इसने अपना बौद्ध धर्म अपनाया। ये भी पहले सैम थे। इसी बात से शशांक गुस्सा में थे कि शिव जी के छोड़ के तुम गौतम बुद्ध को पकड़ा है, तो देखो शिव जी का पावर दिखाते हैं। और हुएन सॉन्ग आपसे पूछा जाएगा हुएन सॉन्ग किसके समय आया, तो आपको दिमाग में एकदम सेट कर लेना है कि इसमें नाम ही लिखा हुआ है हुएन। हुएन माने जब, सॉन्ग माने गाना, जब गाना गाएंगे तब तो कहना कि जी हर्ष बढ़ जाएगा, नाम ही है हर्षवर्धन। देखो परीक्षा में पूछेगा हुएन सॉन्ग, कहना जब गाना तो हर्षवर्धन, खुशी बढ़ जाए। बोलो जी क्लियर है सबका। हुएन सॉन्ग हर्षवर्धन। हुएन सॉन्ग चीन का है, पढ़ने आया था, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा भी। अब जो पढ़ने चीन से इंडिया आ रहा है मतलब गरीब घर के होगा कि अमीर हो, अमीर हो, रहता भी था एकदम अमीर की तरह, अंगूठी चैन सिक्कड़ सब लगा करके। इसने एक पुस्तक भी लिखा सी यू की। आपको पूछा जाएगा हुएन सॉन्ग के पुस्तक का नाम सी यू की। इसमें उसने लिखा कि भारत के चोर बहुत पिटते भी है, छीनने के पहले 3 बारी फेर में पड़ा है। बात समझिए। इसके पास तो सोना चांदी जा रहा है, तो अपना बीच में देखा कि सोना चांदी पहने हुए खींचा और बहुत मारा और सब छीन, तो लिखा कि बहुत पिटता है, लेकिन फिर पहन रहा। इसीलिए हुएन सॉन्ग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। क्वेश्चन सुनेगा, क्वेश्चन आपको छोटे छोटे ही पूछे जाए। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं, तो कहना कि राजकुमार तो तब कहेंगे हुएन माने जब सॉन्ग सुनाओ, बिना गाना के राजकुमार किसे। तो आप बताओ राजकुमार हुएन सॉन्ग, दिमाग में आ गया सबको। हुएन सॉन्ग किसके समय आया, हर्षवर्धन के समय। और इसके प्रभाव में आके हर्षवर्धन कौन धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया। अब यहाँ 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण। हर्षवर्धन ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया और वो आयोजन कन्नौज में था, जो कैपिटल है इसका। और कन्नौज महासभा इसको कहते हैं। कई छोटकन गाइड में, किताब में नहीं मिलेगा, छोटकन गाइड में लिख देता है कि 5वीं बौद्ध संगीति कन्नौज में आयोजित है। 4 बौद्ध संगीति तो तुम पढ़े हो, ये 5वीं बौद्ध संगीति इसको बोलते हैं, लेकिन जबकि बौद्ध संगीति नहीं है, बुक में नहीं मिलेगा। गाइड में सरियल मरियल में सब लिख देता है 5वां बौद्ध संगीत। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसने कन्नौज महासभा का आयोजन किया। बौद्ध संगीति तब होता जब केवल बौद्ध धर्म को बुलाया जाता। हर्षवर्धन सोचिए, चूंकि पहले शिव का उपासक था, तो सब साधु को भी बुलाया, हिंदू धर्म वाला सब वीआईपी साधु आए और कहा कि हम एक धर्म का सम्मेलन कर रहे हैं, आइए सब पहुंचे। और सब साधु समझ रहे थे कि इतना इतना हेड के बुलाए हैं, तो आज की अध्यक्षता फलना बाबा करेंगे, जो फलना साधु के हेड। अब ये सब तो अभी कम उम्र का है, पढ़ने आया, यहाँ एक से एक दाढ़ी बाल पका पका के साधु जी बैठे हुए। कार्यक्रम की शुरुआत होनी शुरू हुई और हर्षवर्धन अनाउंस किया कि आज के सभा की अध्यक्षता हुएन सॉन्ग करेंगे। तो जितना दाढ़ी पका पका के बैठे थे वो लगे फायर होने कि हम लोग इतना वरीय ब्राह्मण बैठल है, आई छोटका अध्यक्षता करेगा। नीचे से लगे ईटा पत्थर चला। इसमें किसी तरह हर्षवर्धन बाल बचा, उस पर जानलेवा हमला हो। क्वेश्चन पूछेगा किस महासभा में हर्षवर्धन पर जानलेवा हमला हुआ, कन्नौज महासभा। कन्नौज महासभा की अध्यक्षता कौन किया, हुएन सॉन्ग ने किया। वो राजा है, हमला हुआ, फिर थोड़ी देर में स्थिति ठीक हुई, कई साधु पकड़े गए, फिर टाइट किया और तब जाके फिर बैठक शुरू की। एक काम और किया हर्षवर्धन, प्रत्येक 5 वर्ष पर महामोक्ष सम्मेलन, प्रयाग सम्मेलन इलाहाबाद में करता था। वही चीज धीरे धीरे कुंभ मेला का रूप ले। बात समझोगे, कुंभ मेला जो तुम देख रहे हो, इसकी शुरुआत करने वाले कौन है, हर्षवर्धन। अब इसके बारे में हुएन सॉन्ग भी लिखता है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर इलाहाबाद में गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर हमारे हर्षवर्धन जाते थे, नदी में स्नान करके सब धर्म के ऋषि साधु रहते थे और अपना सब चीज दान करते थे। इतना दान करते थे और फिर अगले 5 साल के लिए तैयारी करते थे। तो आपको पूछा जाएगा महामोक्ष सम्मेलन, कुंभ मेला, तो ये सब का सब कौन हो जाएगा, हर्षवर्धन हो जाएगा। तो ये हर्षवर्धन की कहानी यहाँ पे आपके लिए महत्वपूर्ण था। ये था आपका कौन सा पीरियड, गुप्तोत्तर काल। अब गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन जैसे ही मरेगा, फिर इन सभी जगहों पर दूसरे वंश की स्थापना होगी। ये जो तुम देख रहे हो यहाँ पे राजस्थान के सेक्टर, हल्का गुजरात के सेक्टर में एक नया वंश आएंगे जिनका नाम होगा गुर्जर और प्रतिहार वंश। बंगाल में एक नया वंश आएंगे जिनका नाम होगा पाल वंश। और नीचे चालुक्य जब खत्म होंगे तो यहाँ पे एक नया वंश आएगा राष्ट्रकूट वंश। नीचे पल्लव जब खत्म होंगे तो यहीं पर आएगा चोल वंश। कहां कौन आएगा ये मेन सीखना जरूरी है, नहीं तो लड़का के चोल और फिर कहता कि जी चोल ले आए, आप कभी यहीं पर पल्लव ले आते हैं। तब पल्लव जब लास्ट होगा तो उसके जगह कौन आएगा, चोल। यहाँ पे चालुक्य जब लास्ट होगा तो इसके जगह कौन आएगा, राष्ट्रकूट। अब क्वेश्चन आएगा राष्ट्रकूट किसके सामंत थे, जल्दी बोलो।
तो राष्ट्रकूट किसके संबंध थे? चालुक्य के, चालुक्य के संबंध से। अब यहां से 3, इधर से पाल, इधर से प्रतिहार और नीचे से राष्ट्रकूट, ये तीनों फैटाफैटी शुरू करेंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष। कन्नौज किसका है? मेन जगह कन्नौज। जो कन्नौज पर कब्जा करेगा कहेगा वो बड़ा है। तो कभी कभी पाल राजा फॉर्म में आएंगे तो कन्नौज तक पहुंच जाएगा। इधर से प्रतिहार कहेगा कि मेरा बेइज्जती है, हमारे नजदीक है, मार के उसको भगाएगा, उधर ले। और पहला दक्षिण का राजा राष्ट्रकूट है जो उत्तर हमला कर रहा। अभी तक दक्षिण वाला खाली पिटाता था, ये पहला राष्ट्रकूट है जो दक्षिण वाला होकर उत्तर पिटने आया। तुम दक्षिण का कोई राजा नहीं सुनोगे कि मार के उत्तर आया, ऐसा नहीं होगा। उत्तर के राजा दक्षिण जाते हैं, राष्ट्रकूट में ठीक उल्टा आएगा, दक्षिण के होकर उत्तर आते हैं। और उस कंडीशन में हम लोग इन सभी की कहानी पूर्व मध्य काल सेक्टर में सीखेंगे। उसी काल को राजपूत काल कहते हैं। और वो एक दिन जो चलेगा उसमें भी पूरा दिमाग एक बार स्थिरता से सुन लोगे, भारी नहीं लगेगा। और तब फिर सल्तनत, मुगल, ये सब तमाम चीज आपका चलने लगेगा। तो अब हम लोग एक बार बढ़िया से सुन लीजिए। जितना लिखा हुआ बात है अब एक बार केवल रीडिंग मात्र से आपका सही हो जाएगा, क्योंकि लिखा इसलिए रहता है कि ताकि समय बच पाए आपका और इसमें सिलेबस एकदम ऑन टाइम चला जाए। तो चलिए अब हम लोग जो बातें हैं उसको हम लोग सुनने का काम करेंगे। ध्यान दीजिए जरा बढ़िया से। देखिए इसमें अभी हम लोग देखें गुप्तोत्तर काल में जो आप लोग खुद से नक्शा बनाए उसको अब एक बार सुन लेंगे तो एकदम याद होते चला जाएगा। तेजी में अब ध्यान दो। हरियाणा में मौखरी वंश की वर्धन वंश, वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति वर्धन। इसकी राजधानी थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा। बताओ, पुष्यभूति वर्धन वंश में प्रतापी राजा प्रभाकर वर्धन, उसके 2 बेटा राजवर्धन, हर्षवर्धन, एक बेटी राजश्री। क्लियर है सबका? यूपी बिहार के सेक्टर में मौखरी वंश के संस्थापक हरिवर्मा। मौखरी की राजधानी कन्नौज। उसके बाद राजा ईश्वर वर्मा और अंतिम राजा ग्रह वर्मा की शादी किससे? राजश्री से। क्लियर है सबका? अब इसके बाद की कहानी हम लोग देख चुके थे। इन पूरे पर हम लोग देखे कैसे कैसे दोनों मिला के एक हुए, कैसे बदला लिए, कैसे नीचे की ओर गए। अब इसकी बात आप एक बार सुन लेंगे, केवल जो लिखा हुआ है उम्मीद है सबको याद होते चला जाएगा। सुनिए जरा ध्यान से, सबका ध्यान एकदम पूरा बोर्ड पर चाहेंगे कि पूरा याद होते चला जाए। मौखरी वंश की राजधानी कन्नौज उत्तर प्रदेश में है, संस्थापक हरिवर्मा। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर हरियाणा, संस्थापक पुष्यभूति वर्धन है। चालुक्य वंश की राजधानी बादामी या बतापी कहाँ है? कर्नाटक। इसके संस्थापक पुलकेशिन प्रथम है। पल्लव कांचीपुरम तमिलनाडु में है, संस्थापक श्री विष्णु है। पहले ही बताओ, हटा भी दे तो याद है ना? कांचीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु। इसकी राजधानी पल्लव की, और पल्लव के संस्थापक श्री विष्णु। दिमाग में है सबका? अब एक एक करके चलिए, पहले मौखरी से ही चल रहा है। सुनिए, अब कहानी आपका सुना हुआ इससे तुरंत याद हो जाएगा। मौखरी गुप्त के सामंत, क्योंकि आपको बिहार यूपी का हिस्सा आपको याद है, गुप्त काल पहले चल रहा। तो कभी कभी आपको अपोजिट क्वेश्चन आते हैं, मौखरी किसके सामंत थे? गुप्त के सामंत। बोलिए मौखरी के संस्थापक कौन है? हरिवर्मन। ईश्वर वर्मा ने यशो वर्मन को हराया और संघर्ष में शुरू हो। तब आपको बताए थे कि मौखरी वंश के अंतिम राजा कौन है? ग्रह वर्मा का विवाह किससे हुआ? वर्धन वंश के राजश्री से। और गौड़ शासक शशांक, मालवा के यशो वर्मन और परवर्ती गुप्त, ये सब मिलकर के ग्रह वर्मा की हत्या कर। बता दो जल्दी, मौखरी वंश के संस्थापक हरिवर्मा, मौखरी वंश के अंतिम राजा ग्रह वर्मा। तो दिमाग में आएगा सबके? अब बंगाल के गौड़ के बारे में आप पढ़ चुके हो। गौड़ वंश की स्थापना कहां हुआ? बंगाल में। प्रमुख राजा कौन है? शशांक। शशांक कौन धर्म का है? शिव धर्म को। और शशांक ने बोधि वृक्ष को काटा। बोलो क्लियर है? बोधि वृक्ष की कहानी सुनाए थे आप। इस पेड़ के नीचे, पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। और अशोक क्या किया था? बेटी और बेटा महेंद्र और बेटी संवित्रा, इनको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा और उसमें एक गिफ्ट भेजा था, वही बोधि वृक्ष के डाली में सट्टा लगा और वो श्रीलंका में पेड़ डेवलप किया। इंडिया वाला पेड़ कट गया। फिर अगला जो बौद्ध राजा होंगे वो श्रीलंका से फिर सट्टा लगा के पेड़ वहां रोप दे। पेड़ वही वाला चल रहा है, इंडिया से श्रीलंका गया, फिर श्रीलंका से इंडिया है। फिर मिडाइवल जब चलेगा तो फिर एक आएंगे पागल, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कहेगा कि क्या पगलाया हुआ है, लोग पढ़ते रहता है किताब, बौद्ध धर्म, विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय। इतना किताब था कि 1 साल तक चल ही नहीं रहा था, धुआं उठते रहा। तो कहा कि सब पगला गया, कुछ नहीं है किताब में, बैठ के लड़कन के करियर बर्बाद कर रहा है। अरे किताब में कुछ रहता तो कोई बात है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, लड़का इधर से आ रहा उधर से आ रहा, बैठ के किताब पढ़ रहा, ज्ञान बराबर कुछ नहीं है, आग जला पूरा लाइब्रेरी को जला दिया। और उसके बाद आगे बढ़ा तो कई सब पेड़ उड़ के भी झूठ मूठ का सब आता है, पूजा करता हटाओ सब चीज, फिर पेड़ उड़ काट दी। तो बख्तियार खिलजी फिर काटेगा, फिर सट्टा लग के फिर आएगा, फिर तीसरा बार एक बार फिर कटेगा। तो वो अभी मध्यकाल में हम लोग उसकी कहानी देखेंगे। तो पहला बोधि वृक्ष कटने वाला कौन है? शशांक। ये तो क्लियर है सबका? ये तो क्लियर है सबका? वर्धन वंश अब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, जल्दी बताइए। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति वर्धन, प्रतापी राजा प्रभाकर वर्धन, इसके 2 बेटे राजवर्धन, हर्षवर्धन, एक बेटी राजश्री। राजश्री का विवाह मौखरी वंश के ग्रह वर्मा से, और ग्रह वर्मा की हत्या के बाद राजश्री के भाई हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया। ये लाइन में कोई दिक्कत है कि नहीं को? अभी सब चीज आपको पहले से समझाया हुआ, केवल एक बार पढ़ दे रहे हैं तो लगे कि बस लिखने के यही वाला मन कर रहा था, मिल जाएगा तुमको, तो यही ना लिखना था। तो तुमको पहले से समझा लिया था कि तुमको सब चीज याद हो जाए। अब हम लोग इसके एक स्टेप और देख लें तो इधर के स्टेप भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग इसमें जरा ध्यान से सुनेंगे। अब आपको ये सभी आपको सुना हुआ है, केवल आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आपका याद होते चला जाएगा।
अब जल्दी से बताएं, हर्षवर्धन के समय ही चीनी यात्री कौन आया? वेन सॉन्ग। कोई दिक्कत इसमें? बता दो जल्दी। वेन सॉन्ग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। वेन सॉन्ग के पुस्तक का नाम सी यू की। क्लियर है? वेन हर्षवर्धन ने कन्नौज महासभा का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता कौन की है? वेन सॉन्ग। और हर्षवर्धन पर जानलेवा हमला हो। याद आया सबको? अगला, हर्षवर्धन के समय प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर प्रयाग सभा या महामुक्त सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा था? इलाहाबाद। उसी से कुंभ मेला का जनरेशन हो। कुंभ मेला कितने साल पर लगते? 4 साल कि 3 साल कि 5 साल? क्या करेगा तुम लोग? हाँ, कुंभ मेला एक स्थान पर कितने वर्ष के बाद लगता? जल्दी बोलो। 12। अच्छा, कुंभ मेला कितने जगह लगते? जल्दी बोलो। कुंभ मेला 4 जगह लगते। कहां कहां? पहला नंबर कुंभ मेला, पहला नंबर प्रयागराज इलाहाबाद, दूसरा नंबर उज्जैन, तीसरा गजब करता है जी। सुन लीजिए, 3 गंगा या उसकी सहायक नदी पर और 1 गोदावरी पर। तो आपको पूछा जाए कि बताओ गोदावरी नदी पर जगह? गोदावरी नदी के किनारे जगह है नासिक, और नासिक गोदावरी के किनारे है और वहां कुंभ स्नान होते हैं। 3 जगह गंगा के किनारे या उसकी सहायक के किनारे, इसीलिए गोदावरी को दक्षिण का गंगा भी कहा, क्योंकि वही पवित्रता यहाँ पे है। मंत्र भी आएगा कि गोदावरी गंगे, ऐसा मंत्र दोनों को चलना है। तो आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण का गंगा गोदावरी कहलाता है, वो पवित्रता के कारण। तो एक जगह तो महाराष्ट्र का हो गया नासिक, किस नदी के किनारे? गोदावरी। दूसरा, हम लोग अब देखें सब गंगा से जुड़ा हुआ रहे। एक तो आपका देखे हरिद्वार गंगा है, एक इलाहाबाद गंगा है, और एक उज्जैन उसी की सहायक नदी से प्राप्त। तो आपको ध्यान रखना है, उज्जैन गंगा, उज्जैन, हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक, ये चारों जगह कुंभ मेले लगते हैं। और 3-3 साल की फ्रीक्वेंसी है, 3, 6, 9, 12। अगर 12वां इलाहाबाद पहुंचता है तो ये 12 वर्ष पर महाकुंभ कहलाता है। बात समझेंगे? महाकुंभ कहलाएगा जब 12वां वर्ष इलाहाबाद परफेक्ट हो जाएगा। तो आपको पूछेगा कि महाकुंभ का मतलब क्या साल? 12 साल। कितने जगह? 4 जगह। और कुंभ मेला की शुरुआत किसके समय? हर्षवर्धन के समय। तो अब हम लोग देखिए, चालुक्य वंश भी आप सुन चुके हो, केवल थोड़ा सा सुनो, याद हो जाएगा। चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम, राजधानी बादामी या बतापी, इसके प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय। और इसी ने अपने एक अभिलेख, कौन सा? ये होल अभिलेख में वर्णन किया कि मैंने नर्मदा नदी से आगे बढ़ने से रोक दिया। किसको? हर्षवर्धन को। और पल्लव राजा नरसिंह वर्मन श्रीलंका के राजा मानवम की सहायता से पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर दिया और उसकी राजधानी बादामी को जीतकर बादामी कुंड की उपाधि धारण। पूछेगा किस पल्लव राजा ने बादामी कुंड की उपाधि धारण किया? नरसिंह वर्मन। बादामी कुंड की उपाधि कौन लिया? नरसिंह वर्मन। अगला हम लोग देखें चालुक्य वंश के, अब हम लोग देखेंगे एक राजा है कौन? विक्रमादित्य द्वितीय। एक कांची कुंड की उपाधि धारण करेगा, बदला भी वहां पर ले लेगा। और चालुक्य के बाद उसी के जगह पर कौन आएंगे? राष्ट्रकूट। फिर आगे क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रकूट के संस्थापक तो दंतीदुर्ग, राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत। तो सब आपको अभी राष्ट्रकूट शुरू होगा, 2-3 बार खिंचाता है तब सही होता है। फिर तुमको आश्चर्य होगा, चालुक्य के बाद राष्ट्रकूट। बोलो, राष्ट्रकूट के बाद? राष्ट्रकूट के बाद फिर चालुक्य आ जाएगा और ये कहेगा कि मेरा राजधानी कल्याणी होगा, और इसीलिए उसको कल्याणी के चालुक्य कहे। शुरू में अब देखो तुमको क्वेश्चन आएगा कि सजाओ बादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, पेगी के चालुक्य। तो सबसे पहले कौन आएगा? बादामी के चालुक्य। तब कौन आएगा? पेगी के चालुक्य। उसी समय गुजरात क्षेत्र जितने करके पेगी का डेवलपमेंट। और अंतिम में कौन आएगा? कल्याणी के चालुक्य। इसी का जो वंशज है वो जैसे फिर राजपूत कमजोर पड़ेगा, फिर वो आके कहेगा कि पूर्वज हमारा थे चालुक्य वंश, फिर से राजधानी लेकिन चेंज हम अमृत यहाँ रखे। और इसीलिए इसमें चेंजिंग आते जाएगा। तो जल्दी बताओ, बादामी के चालुक्य के बाद कौन आएगा? राजपूत। और राजपूत के बाद कौन आएगा? चालुक्य। फिर कहा के? कल्याणी के चालुक्य आएगा। अब पल्लव, पल्लव का अर्थ क्या होता है? लता। कई बार पूरा वंश पढ़े रहोगे और क्वेश्चन चटनिया पूछ देता है। पूरा लड़का पल्लव वंश रटे हुए पूछता क्या? पल्लव का अर्थ होता है। तो पल्लव का अर्थ क्या होता है? लता। अब दिमाग में सेट रखना है, पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? श्री विष्णु। पल्लव के संस्थापक श्री विष्णु। और इसकी राजधानी कांचीपुरम। कांचीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में। और पल्लव वंश के प्रतापी राजा कौन थे? नरसिंह वर्मन। इसी ने उसको हटा करके बादामी कुंड की उपाधि लिया। और पल्लव साम्राज्य पर हम लोग अभी देखेंगे किसकी स्थापना है? चोल का। चोल को साधारण मत समझना, चोल में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी फिर से हल्का बता रहे हैं, फिर डिटेल चोल होगा तो वहां आएगा। चोल वंश में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इस क्षेत्र में चोल की स्थापना है। और चोल सबसे ज्यादा ध्यान किस पर दी? नौसेना। नौसेना पर इतना ध्यान दिए कि इंडोनेशिया, मलेशिया सबको पकड़ के रपट दी। सब नौसेना इसकी सबसे तगड़ी रही, इंडोनेशिया मलेशिया तक सब कोई जीते हुए। और इसीलिए आपसे पूछा जाएगा कि किस वंश में दक्षिण में नौसेना सबसे मजबूत था, तो कहना कि समझ गए, चोल वंश। तो चोल की कहानी अभी चलेगी, तो उसकी नौसेना की कहानी सुनकर तुम्हें भी आश्चर्य लगेगा कि बड़ा जबरदस्त था। नेक्स्ट डे आपको सुनना उसी पे है। अगला नंबर हमारा कौन सा है? पाल वंश। और पाल वंश को एक बार केवल बढ़िया से सुनिए। पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल। और पाल वंश के प्रतापी राजा है धर्मपाल। और धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में? बिहार। तो आपको ध्यान रखना है, बिहार में, बंगाल और बिहार इनका कार्यक्षेत्र रहा है। अब आप समझ सकते हो कि देवपाल अपनी राजधानी को मुंगेर स्थानांतरित किया है।
तो पाल वंश में 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते। कई बार अगर चतरा ठीक है तो संस्थापक से ही निकल जाए। पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल। अरे तुमको को कहा कि पाल, क्या पाल? बकरी नहीं पाल, मुर्गी नहीं पाल, गोपाल, गाय पाल। जब पूछे पाल तो कहना कि समझ गए, बकरी मुर्गी नहीं, गोपाल हो। और ध्यान से सुनेगा, अगर विद्यालय खोल रहा है तो धर्म की बात। जब पूछेगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो कहना कि धर्मपाल, स्कूल कॉलेज खोल कुछ, धर्मपाल। बोलो धर्मपाल ने भी आ गया सबको ना। जब स्कूल कॉलेज होगा तो कहना कि भाई तो धर्म की बात, और नाम व्यक्ति का क्या है? धर्मपाल। और धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया। बोलो जल्दी, सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला। तक्षशिला से पुराना कोई नहीं, तो सबसे पुराना तक्षशिला। तक्षशिला के बाद नालंदा, इसको मत बोलना, तक्षशिला के बाद नालंदा, वो गुप्त में ही बन गया। और नालंदा के बाद विक्रमशिला। तो जल्दी बताओ तक्षशिला कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। और उसको बनाने वाला कौन था? राजा तक्ष। बोलो नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल। तीनों लिंक जुटना चाहिए तुम्हारा। जुट रहा है तीनों लिंक सबका? अब इसमें देवपाल की राजधानी कहां बनी? मुंगेर। एक पूरा हम लोग गुप्तोत्तर पीरियड क्लियर। अब त्रिपक्षीय संघर्ष, चोल की कहानी, ये सभी आपको सुनना है पूर्व मध्यकाल में, जो अगले दिन चले। और इस सब सेक्टर से अच्छी बात क्या है, एक क्वेश्चन अगर देता है तो उसको लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं, क्योंकि उसको 100 में 98 लड़के नहीं बना। चोल, चेर, पांड्य और नीचे जो सेक्टर सुन रहे हो, 100 में 98 लड़का नहीं बनाता। तुम जितना बढ़िया से गुप्तोत्तर मानचित्र में हट गया ना, बहुत रेयर केस में सबका गुप्तोत्तर ठीक होता है। गुप्तोत्तर तुमको हम जान के मैपिंग दे दिए कि लो हरियाणा, तो कहा जी समझ गए ये वर्धन है। लो बिहार यूपी, तो कहा समझ गए मौखरी है। फिर कहा कि बताओ मालवा, तो यशो बर्मन है। बंगाल, कहा शशांक बैठा हुआ है। तो तुम यहाँ पे एक स्टेप उठा लिया, इसलिए पूरी कहानी से उसको समझ। तो अब तो मान के चले, इससे क्वेश्चन क्लियर है सबका। अब आपका नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूर्व मध्यकाल शुरू करेंगे, एंशिएंट आपके कंप्लीट हो।